वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी इन पार्टनरशिप विद क्रिएट्रिक्स। और ये हमारा सेशन नंबर 9 है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का। मेरे भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का सेशन नंबर 9 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन पीवाईक्यू सीरीज है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी, दोज हु आर लाइव एंड दोज हु आर वाचिंग इट रिकॉर्डेड आल्सो। चलिए, तो हमने क्या क्या टॉपिक अभी तक कवर कर ले उस बारे में बात कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है मेरे भाई? अभी तक हमने जो कवर किया उस बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जो हमने कवर किया है, अभी तक जो हमने कवर किया है मैं उस बारे में आपको बता देता हूं। अभी तक जो हमने कवर किया है वो क्या क्या है, देखो समझना। नेटवर्क एनालिसिस हम लोग कवर कर चुके हैं, नेटवर्क थ्योरम हम लोग कवर कर चुके हैं, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस और क्यू मीटर हमारा अभी चल रहा है। और हम आगे के जो चैप्टर्स हैं वो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट, टू सर्किट्स एंड मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स, टू पोर्ट नेटवर्क्स और थ्री फेज सर्किट्स आगे के चैप्टर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। अभी जो हम चला रहे हैं वो है ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस, रेजोनेंस एंड क्यू मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट, टू पोर्ट नेटवर्क, थ्री फेज सर्किट्स भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो समझना बात को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो समझना बात को। हाँ, तो यार देखो, अभी तक पहले आप सबसे पहली बात है, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे प्रमीश सर को फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से क्या होगा, कभी भी आपको नोटिफिकेशन जो है वो क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ऑटोमेटिकली आप नोटिफिकेशंस आते रहेंगे मेरे भाई, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इसलिए नोटिफाई कर लो। तो जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, जितनी भी मेरी स्पेशल क्लास है या जिसको आप बोलते हो फ्री क्लास, वो आप आराम से अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी स्पेशल पर। किस पे अटेंड कर सकते हो? अनअकैडमी स्पेशल पर। अनअकैडमी स्पेशल पर आप मेरी सारी फ्री क्लासेस आराम से अटेंड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, बात समझिएगा। देखो प्लस और आइकॉनिक में फर्क क्या है समझ लो। प्लस और आइकॉनिक में बस इतना सा ही फर्क है कि अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है और आपको एक पर्सनल कोच चाहिए, एक पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हो कि आपके टेस्ट एनालिसिस कोई एजुकेटर सॉल्व करा के दे, अगर आप चाहते हो मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कोई स्टडी बूस्टर सेशंस हो, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कोई स्टडी बूस्टर सेशन हो, आपका पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस हो, पर्सनल कोच हो, स्टडी प्लानर हो, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल हो, तो मैं तो बोल रहा हूँ यार फटाफट से अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ। क्योंकि यहाँ पे डॉट सॉल्विंग मिलने वाला है, वीकली टेस्ट मिलने वाला है, क्रैश कोर्स मिलने वाला है, लाइव क्लास मिलने वाली, सब कुछ मिलने वाला भाई, सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आ गया। तो यार देखो, सिर्फ 27,225 रुपए में आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अभी, और 39,600 में आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ फटाफट से कर लो यार सब्सक्राइब। 100% सक्सेस चाहिए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। प्रमीट 10 कोड लगा दो। प्रमीट 10 इज द कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस। ठीक है, तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, 18 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड क्या लगाना मेरे भाई? प्रमीट 10। प्रमीट 10 इज द कोड टू गेट 10% ऑफ। प्रमीट 10 इज द कोड टू गेट 10% ऑफ मेरे भाई। ठीक है, और कोड मत भूल जाना, प्रमीट 10, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं आरएलसी सीरीज सर्किट का, तो ध्यान दीजिएगा। आरएलसी सीरीज सर्किट का हम लोग क्वेश्चन करने वाले। पहला क्वेश्चन राइट डाउन, देखो 2017 का क्वेश्चन है मेरे भाई, 2017 का क्वेश्चन है, ये 2017 का क्वेश्चन है, और ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखो क्या है, सिंपल एक आरएलसी सर्किट आपको दे रखा है, अ सीरीज आरएलसी सर्किट इज एक्साइटेड विद अ 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज साइनसोइडल सोर्स। The voltages across the resistance and the capacitance are shown in the figure, and the voltage across the inductor is what? तो आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दोनों के वोल्टेजेस गिवन है, आपको इंडक्टर का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, आपको इंडक्टर का वोल्टेज मेरे भाई कैलकुलेट करके बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? इंडक्टर का वोल्टेज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उस बारे में बात कर रहे हैं। देखो ध्यान दें, तो यहाँ पे वी आर वी एल वी सी आपने सुना होगा, जेड क्या होता है? वी बाई आई। अगर आप जेड निकालते हो सीरीज केस में तो लिखते हो वी बाई आई, और उसको क्या लिखते हो? आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी, लिखते हो नहीं लिखते हो? अगर ये सर्किट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का आपको गिवन है, वी आर की वैल्यू 50 वोल्ट है, वीसी की वैल्यू 50 वोल्ट है, आपको आंसर निकालना है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वीएल कितना होगा, और सीरीज आरएलसी सर्किट है। तो वीएलवीसी की वैल्यू तो बराबर नहीं आ रही है ना, वीएलवीसी की वैल्यू बराबर आ रही है, पहले देख लो क्या रेजोनेंस में है क्या कंडीशन ही, तो वो तो चेक करना पड़ेगा ना, वो तो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं है, चलो चेक करते हैं फिर भी।
तो यहाँ से डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हो यार? जेड अगर आपको निकालना है डायरेक्टली कैसे निकालते हो? वी की वैल्यू कैसे निकालते हो टोटल? सीरीज आरसी सर्किट में अगर वी निकालना चाहो तो कैसे निकालते हो मेरे भाई? कैसे निकालते हो? टोटल वोल्टेज पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, वी आर का फॉर्मूला पढ़ा क्या? टोटल वी स्क्वायर किसके बराबर होता है? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो वी कैन बी रिटन एज वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो वी तो आपको पता है वी कितना है, वी तो आपको पता ही है ना वी कितना है, 50 स्क्वायर कर दो। आर का वोल्टेज आपको पता है 50 स्क्वायर कर दो। वी एल आपको नहीं पता और वी सी आपको पता है 50 का स्क्वायर, पता है ना? बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया आपका। ठीक है। और या तो आप एक काम करो, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो ना, सॉरी यार, ये ऐसे होगा ना, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना, वी एल स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर लिखोगे ना। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अरे भाई इसको ऐसे लिखोगे ना, वी एल स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? और डायरेक्टली अगर डिराइव करना चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो ना। देखो एक काम करो, मैं डिराइव कर देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो दोनों को आई आई से मल्टीप्लाई कर दो, जेड स्क्वायर कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो दोनों को आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो है वो वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आई स्क्वायर जेड स्क्वायर वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना। ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसे भी चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख लो, v इज इक्वल टू, ये करेक्ट फॉर्मूला इसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हो गया ना, ये 50 हो गया। वी आर कितना है? 50 स्क्वायर। वी एल आपको नहीं पता और बी सी आपको पता है 50 स्क्वायर, आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 50 50 कट जाएगा, वी एल माइनस 50 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, है ना? वी एल माइनस 50 की वैल्यू आ जाएगी, तो वी एल की वैल्यू 50 के बराबर आ जाएगी। यहां से वी एल को सॉल्व कर लो, वी एल की वैल्यू 50 के बराबर आ जाएगी। कोई दिक्कत है? अभी कोई दिक्कत है सॉल्व करने में तो बोलो, नहीं है ना? तो वी एल की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 50 के बराबर। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 2008 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का। 2018 का क्वेश्चन है 1 मार्क का मेरे भाई। क्वेश्चन दे रखा है, अ कॉइल हैज एन इंपेडेंस ऑफ 10 प्लस J100, अ कॉइल हैज एन इंपेडेंस ऑफ 10 प्लस J100 ओम। ये 10 है और J100 है, ये दे रखा है 10 और ये दे रखा है J100, यानी ये R की वैल्यू है और ये JXL आपको दे रखा है। is connected in parallel to a variable capacitor as shown in the figure. Now keeping the excitation frequency unchanged, the value of capacitor is changed so that parallel resonance occurs. So the impedance across the terminal PQ at resonance in ohm will be what? वो बोल रहा है अगर ये टर्मिनल होता P और ये टर्मिनल होता Q तो इम्पिडेंस कितना होता? तो ये तो पैरेलल सर्किट है यार, तो मैं तो एडमिटेंस निकाल लूंगा। ये तो पैरेलल सर्किट है मेरे भाई, तो मैं तो एडमिटेंस निकाल लूंगा ना। एडमिटेंस से काम हो जाएगा मेरा, एडमिटेंस से काम हो जाएगा ना, तो एडमिटेंस निकाल लेते हैं। एडमिटेंस क्या बोल रहा है? अगर मैं इसका एडमिटेंस निकालूं तो आंसर कैसे आएगा? देखो, अगर मैं इसका एडमिटेंस निकालूं तो आंसर कैसे आएगा? देखो, ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में है, तो एडमिटेंस अगर मैं निकालता है इसका, तो ये R प्लस J ओमेगा सीरीज में, तो मैं इसको लिख देता 1 अपॉन, और कैपेसिटेंस मेरा पैरेलल में है तो एडिशन हो जाएगा J ओमेगा C। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से रैशनलाइज कर लो, यहां से इसको रैशनलाइज कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं एक बार पेज ऐड कर दूं यार, एक बार पेज ऐड कर दूं, उसके बाद बात कर ले। 2 मिनट रुको, पेज ऐड कर दूं, पेज ऐड करना मैं भूल गया। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, रैशनलाइज कर लूं ना इसको, तो ऊपर आ जाएगा R माइनस J ओमेगा L, R प्लस J ओमेगा L, और नीचे भी आ जाएगा मेरे भाई R माइनस J ओमेगा L, और ये हो जाएगा J ओमेगा C। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो, रैशनलाइज करने के बाद आंसर आ जाएगा, रियल और इमेजिनरी में बढ़ जाएगा ये, इसको रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये y आ जाएगा मेरे भाई J ओमेगा C प्लस R माइनस J XL अपॉन a स्क्वायर प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा J ओमेगा C प्लस R अपॉन R स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो J स्क्वायर की वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस J XL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। So this can be written as
r अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस j ओमेगा c माइनस एक्सएल upon r square plus xl square. This is the admittance input. So you know that at resonance condition, imaginary part is 0. At resonance, the imaginary part is 0, guys. So imaginary part of 0, that means this is 0. So the input admittance is given by r upon r square plus xl square. So you have to find the impedance 1 upon admittance, that is r square plus xl square divided by r. So r is what? It is given in the question, it is 10 plus j 100. तो 10 हो गया, ये 100 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 10 हो गया, तो ये हो गया 100 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 10. तो ये हो गया 10,000 100 डिवाइड बाय 10, 10 and 10 cancel, 1010 ohm is the right answer. 1010 ohm is the right answer. In the fill in the blanks you have to write 1010 and ohm it is given in the fill in the blanks. तो ये 2018 का क्वेश्चन था बेटा, 1 मार्क का आप आराम से कर सकते हो. 2018 का क्वेश्चन था, 1 मार्क का आप आराम से कर सकते थे. ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी. चलिए चलो ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, बेसिक सा क्वेश्चन था. चलिए तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज लाइक दिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज लाइक दिस. जस्ट अ सेकंड यार. चलिए देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2019 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का. 2019 का क्वेश्चन है मेरे भाई, 1 मार्क का. क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो. क्वेश्चन क्या है, इफ ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट आर डबल्ड, द क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी. तो क्वालिटी फैक्टर सर्किट का क्या होगा, तो क्वालिटी फैक्टर तो आपको पता ही, ओमेगा एल बाय आर या 1 बाय आर रूट एलसी. सीरीज आरएलसी सर्किट दे रखा है. क्या दे रखा है, सीरीज आरएलसी सर्किट. तो सीरीज आरएलसी का मतलब क्या हो गया, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम ही है. क्वालिटी फैक्टर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को डबल करना है. तो नॉर्मल केस में तो ओमेगा एल बाय आर ही होगा, या आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा आर सी, या आप क्वालिटी फैक्टर को लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, देखो समझो बात को. उसने कहा है आपको आर और एल किसको डबल किया है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को डबल किया है. इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को डबल किया है नहीं किया है. हाँ, तो आंसर क्या होगा, 1 अपॉन आर रूट एल बाय सी. ऐसा मत कर देना एल और आर को डबल करो बोले कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है. ओमेगा तो तुम्हें पता ही नहीं है ना इस केस में. तो यहां पर अगर वो कह रहा है कि एल डबल एल हो गया, 2l हो गया है, और आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी हो गई है, 2r हो गई है. तो नया क्वालिटी फैक्टर जो आएगा वो आएगा 2r अंडर 2l डिवाइड बाय c. सो इट इज 1 अपॉन रूट 2. दिस इज r and this is root 2 and root 2 cancel out. This root 2 and this root 2 cancel out. This is L by C. So this is 1 upon R root L by C, and that is reduced by a factor of 2. And that is reduced by a factor of 2. Clear? It is reduced by a factor of 2. तो क्वालिटी फैक्टर ओरिजिनल जो है वो 1 by root 2 से रिड्यूस हो गया. क्वालिटी फैक्टर जो नया वाला है वो 1 by root 2 से रिड्यूस हो गया मेरे भाई, रिड्यूस हो गया है. ठीक है ना. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी. सबको समझ में आ रही है बात मेरे भाई. चलिए, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, अगर वो कहे कि इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दोनों डबल हो गया है, तब क्या होगा. फॉर एग्जांपल अगर वो कहे एल की वैल्यू 2l हो गई, रेजिस्टेंस 2r हो गया है और कैपेसिटेंस 2c हो गया है, तो उस केस में क्वालिटी फैक्टर आप लिखोगे 1 अपॉन 2. आप क्या लिखते हो, 1 अपॉन आर रूट एल बाय सी लिखते हो ना. हाँ, तो जब चीजें चेंज हो जाएंगी, फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन 2r, फिर ये हो जाएगा 2l और 2c. तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2r रूट एल बाय सी. तो फिर ये हाफ रिड्यूस हो जाएगा. तो ये तो पूछा नहीं है. तो कहीं कहीं किताबों में आर, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन में भी गड़बड़ है. कहीं कहीं पे लिखा है इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दोनों डबल हो गए, कहीं पे लिखा है इंडक्टेंस रेजिस्टेंस डबल हो गए. ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि जैसा भी हो क्वेश्चन कर देना एग्जाम में, रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 2 तब होगा जब तीनों चीजें डबल हो रही हो. अगर दो ही चीजें डबल हो रही है तो 1 बाय रूट 2 डबल हो जाएगा. तो अभी के हिसाब से रिड्यूस बाय फैक्टर रूट 2 हो जाएगा. अभी के हिसाब से रिड्यूस बाय फैक्टर रूट 2 हो जाएगा. मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रही होगी, बेसिक सी बात है. ठीक है ना. चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं बच्चों. देखो 2019 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन पढ़ो और आंसर निकालने की कोशिश करो.
ठीक है, गेट 2019 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये आपका 1 मार्क का ही है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। In the circuit shown below, initially the switch S1 is open. The capacitor C1 has a charge of 6 coulomb and capacitor C2 has 0 coulomb. After S1 is closed, the charge on C2 in steady state is. In the circuit shown below, initially the switch S1 is open. The capacitor C1 has a charge of 6 coulomb and capacitor C2 has 0 coulomb. After S1 is closed, the charge on C2 in steady state is what? चलो बताओ आंसर कैसे लिखेंगे इसका। आपको C1 का कैपेसिटेंस दे रखा है, चार्ज और चार्ज दे रखा है, तो वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वोल्टेज आल्सो, आप वोल्टेज आराम से कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, हाउ टू कैलकुलेट द वोल्टेज मेरे भाई। ये C1 दे रखा है 1 फैराड और आपको चार्ज दे रखा है 6 कूलम्ब का Q। तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V कितना हो गया Q बाय C। तो 6 कूलम्ब का चार्ज और कैपेसिटेंस है 1, तो ये हो गया 6 वोल्ट। कितना हो गया 6 वोल्ट। और लिखोगे कैसे, प्लस माइनस 6 वोल्ट। ये एनर्जाइज्ड कैपेसिटर है मेरे भाई, ये क्या है एनर्जाइज्ड कैपेसिटर, और ये अनएनर्जाइज्ड कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज द एनर्जाइज्ड कैपेसिटर and this is the unenergized capacitor. Okay guys, and this is 1 किलो ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो जब स्विच बंद हो जाएगा तो क्या होगा, इस डायग्राम को एस डोमेन में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्टिंग इनटू एस डोमेन क्या करेंगे, ये आपका हो गया एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू 6s है, मतलब 6 वोल्ट है, तो ये हो गया 6/s। और यह सीरीज में अनएनर्जाइज्ड कैपेसिटर 1/cs, यानी 1/s, C की वैल्यू 1 है। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया आपका, और ये अनएनर्जाइज्ड कैपेसिटर 1/C2s। तो 1/C2s का मतलब होता है 1/2s, ये आपका 1/C1s हो गया। ये ग्राउंड हो गया और ये ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे अब करंट फ्लो करेगा IS, क्योंकि ये तो ग्राउंड है, दोनों जुड़े हुए हैं। ये एनर्जाइज है, एक एनर्जाइज कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है, एक अनएनर्जाइज कैपेसिटर इन सीरीज विद अ वोल्टेज सोर्स, इन सीरीज विद अ वोल्टेज सोर्स एंड 1/2s। ये तो एक सीरीज में रेजिस्टेंस हो गया, और मुझे यही तो कैलकुलेट करना, लेकिन टाइम डोमेन में बताना, ये तो एस डोमेन में इसका वोल्टेज है। चलो, तो IS कैसे लिखोगे, देखो केवीएल लगा लोगे, IS क्या लिखोगे 6/s अपॉन, ये सारे इंपेडेंस है 1/2s, 1/s और 1/ohm, तो इसको लिख लो 1000। तो ये हो गया 6/s डिवाइड बाय 2s, एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 2 + 1 + 2000s। तो ये s और s कैंसिल हो गया, IS की वैल्यू होगी 12 वोल्ट, 2 + 1 is 3 plus 2000s। This is the value of current IS. Am I clear guys? और यही IS यहां से फ्लो हो रहा है, तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी VC2S, that is 1/2s impedance multiplied by IS। ये आपका हो गया VC2S। ठीक है, चलो आपको निकालना है स्टेडी स्टेट पर, यानी आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दो। अरे आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दो ना, VC2 इंफिनिटी आपको निकालना है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s VC2s। So this is limit s tends to 0 s, what is VC2, 1/2s, 12/3 plus 2000s। तो s से s कैंसिल हो गया, ये ऊपर हो गया 6, और s को 0 करोगे तो 6 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 2 वोल्ट। तो ये आपका आंसर है स्टेडी स्टेट पर। उसने पूछा ना कि स्टेडी स्टेट पर बताओ C2 का वोल्टेज कितना होगा, है ना, मतलब उसने वोल्टेज नहीं पूछा, उसने पूछा चार्ज कितना होगा। क्या पूछा, चार्ज कितना होगा, तो चार्ज निकाल देंगे Q = CV से। अरे वोल्टेज तो आ ही गया, तो चार्ज भी निकल जाएगा मेरे भाई। Q = CV होता है ना, तो C कितना है वहां पर 2 फैराड, और वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, तो 4 कूलम हो गया। तो कैपेसिटर C2 पे जो चार्ज है वो कितना हो गया Q2 = उसको लिख लेंगे Q2 = C2V2।
तो ये कितना हो गया 4 कूलम, ये आंसर हो गया आपका 4 कूलम, दैट इज द आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी अगेन। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, आई एम देयर टू हेल्प यू, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2017 का क्वेश्चन है, आ जाओ। मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ क्या करना है। क्वेश्चन है, द करंट रेस्पॉन्स ऑफ अ सीरीज आरएल सर्किट टू अ यूनिट स्टेप वोल्टेज इज गिवन इन द टेबल। द वैल्यू ऑफ एल इज व्हाट। इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है आपको। इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी कितनी होगी। इंडक्टेंस की वैल्यू बताओ कितनी होगी। चलो, और आपको ये आरएल सर्किट के लिए टेबल दे रखी है कि t इक्वल टू 0 होगा तो ये इतना होगा, t इक्वल टू 0.75 होगा तो इतना होगा, t इक्वल टू 1 होगा तो इतना होगा, और स्टेडी स्टेट पे 0.5 होगा। ये आपको वैल्यूज दे रखी है। तो आप कैसे लिखोगे, सिंपल आरएल सर्किट बना लो। अरे आरएल सर्किट होता है ना, स्टेप वोल्टेज लगा दो। ये आपका स्टेप वोल्टेज हो गया 1 यूटी, ये आपका आर हो गया, और ये आपका इंडक्टेंस हो गया एल। हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट आई फ्लो करेगा, आईटी। तो चार्जिंग इक्वेशन ऑफ इंडक्टर तो आपको पता होगी ना, वी बाय आर। अरे ये वोल्टेज हो गया, तो स्टेडी स्टेट पर क्या होगा, इंडक्टर शॉर्ट की तरह काम करेगा ना। हाँ, तो चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है इंडक्टर की। अगर इंडक्टर की चार्जिंग इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे, वी बाय आर, ये तो पता ही होगी डायरेक्टली, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ क्या होता है, आर इक्वलेंट, आर एल बाय आर, आर बाय एल। हाँ, तो यहां से अगर आप डायरेक्टली भी निकालना चाहो तो भी निकाल सकते थे। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, तो फाइनल पोजीशन क्या होती है, वी बाय आर इन्फिनिटी पर। तो यहां से मुझे बताओ, अगर टी इन्फिनिटी होता स्टेडी स्टेट पर, तो वैल्यू क्या होती, वी बाय आर, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, तो आंसर क्या होता, वी बाय आर। ये आई इन्फिनिटी की वैल्यू है, फाइनल कंडीशन। किसकी वैल्यू, आई इन्फिनिटी की। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि अगर आई इन्फिनिटी निकालना है, इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, वी बाय आर वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो मुझे तो कंपेयर करना है ना, ये टेबल का यूज लेके मुझे वैल्यू निकालनी है इंडक्टर की, तो कैसे निकालूंगा। अब देखो, क्वेश्चन में दे रखा है जब टी इन्फिनिटी हो तो वी बाय आर कितना होगा। जब टी इन्फिनिटी हो मेरे भाई, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0.5 होगी या नहीं होगी, होगी। तो लगा दो फिर 0.5, 0.5 लगा दो मेरे भाई, लगाओ। तो कैसे लगाएंगे, देखो समझना बात। अब t इक्वल टू टाउ पे मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बता दो कितनी आ रही है। तो आई ऑफ टाउ कितना आ जाएगा। अच्छा t लिख लो ना तुम, तो जब t को टाउ लिख लिया तो करंट के एक्सप्रेशन को क्यों चेंज कर रहे हो। तो v बाय आर 1 माइनस ई टू द पावर टी बाय टाउ, तो ये t टाउ लिख दिया तो ये इनवर्स हो गया। और सबको पता है ई इनवर्स की वैल्यू तो 0.368 होती, 0.367 कुछ होती है। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, v बाय आर तो 0.5 दे रखा है। 1 माइनस 0.367 अगर आप करोगे तो ये आएगा आपका 0.316 अप्रोक्सीमेटली। और आप देखो ये 0.361 टेबल में कहां दे रखा है, यहां पर। और ये कब आ रहा है, जब टाइम की वैल्यू क्या है, 0.5। यानी ये जो आपने टाउ लिया था, वो t इक्वल टू टाउ इक्वल टू कितना हो गया, t इक्वल टू टाउ कितना हो गया, 0.5 फ्रॉम टेबल। ठीक है, और अगर आप टाइम कांस्टेंट निकालें तो वो होता है L बाय आर। तो टाइम कांस्टेंट आपको दे रखा है 0.5। ठीक है, और आपको L की वैल्यू नहीं पता, और R तो आपको पता ही, R कैसे पता है, V बाय आर 0.5 के बराबर है, तो V कितना है, 1 वोल्ट, R और ये 0.5, तो R कितना हो गया, 1 अपॉन 0.5 यानी 2। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, तो L की वैल्यू होगी 5 2 10 यानी 1 हेनरी। तो इंडक्टर कितना हो गया, 1 हेनरी, टेबल को देखकर। इंडक्टर की वैल्यू 1 हेनरी हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख देंगे, 1 हेनरी। समझ में आ रही बात। The value of L is 1 Henry, my dear friends. Any doubt in this, you can tell me.
द वैल्यू ऑफ एल इज 1 हेनरी माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर? ओके, तो ये 2017 का क्वेश्चन था, आप आराम से निपटा सकते थे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2017 का एक और क्वेश्चन है। 2017 का एक और क्वेश्चन है मेरे भाई। 2017 का एक और क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो। दो 2017 का एक और क्वेश्चन है 1 मार्क, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको देखो फटाफट से। गेट 2017 और 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखो। अ सीरीज आरएलसी सर्किट इज एक्साइटेड विद एन एसी वोल्टेज सोर्स। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट is given as Q equal to 30. The amplitude of current in ampere at upper half power frequency will be what? RLC आपको दे रखा है और ये 15 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 वोल्ट। तो एक RLC सर्किट में आपने रेजोनेंस की कंडीशन बनाई होगी, बैंडविड्थ वगैरह के लिए कभी डायग्राम बनाए हो, बैंडविड्थ वगैरह के लिए कभी डायग्राम बनाए हो तो कैसे बनाते हैं, कभी देखा है? बैंडविड्थ वगैरह के लिए कभी डायग्राम बनाए हो तो कैसे बनाते, देखा है? हाँ, तो एक आपने बनाया होगा ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम होता है और हाफ पावर पॉइंट पे करंट 1/√2 हो जाती है। पता है नहीं पता है? पता होगा। ऐसे डायग्राम बनाया होगा ना कभी। आप देखो, बात सुनो, ये हो गया F0, ये F1 F2, यहां पे करंट हो गई I, और यहां पे करंट हो गई 1/√2 यानी I डिवाइड बाय √2, ये करंट हो गई। ठीक है, चलो अब समझो बात। तो इस हाफ पावर पॉइंट पर, ये F1 F2 क्या है? हाफ पावर पॉइंट। ये होते हैं हाफ पावर पॉइंट, जहां पे पावर हाफ हो जाती है और करंट क्या हो जाती है? 1/√2। हाफ पावर पॉइंट्स, करंट क्या हो गई? 1/√2। तो अगर आप यहां से सॉल्व करें, आर नहीं पता, एल पता है, सी पता है, तो क्वालिटी फैक्टर तो निकाल ही सकते हो। क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हो, क्योंकि Q30 दे रखा है तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। फोर इंटू 10⁻⁻⁶ ऐसे लिखोगे तो आर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना, ये हो जाएगा 5/3 ओम। आर आ गया, बस काम हो गया। अब हाफ पावर पॉइंट का मतलब क्या? F1 F2 आपके हाफ पावर पॉइंट है, F0 तो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, आपको मालूम है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है यानी इंपेडेंस मिनिमम है, इंपेडेंस मिनिमम है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इसको बनाओ तो I/√2 मुझे कैलकुलेट करना, समझना। तो I क्या होता है? 1/√2 एज इट इज I होता है V/R। V कितना है? 15 ट्वाइस, और R कितना है? अभी R आपने कैलकुलेट किया ना, कितना है? 5/3। ठीक है, तो 9/2 हो गया, 15/√2, सॉरी √2। तो ये आंसर हो गया आपका 6.365 एम्पियर। दिस इज द करंट एट हाफ पावर पॉइंट। ठीक है, दिस इज द करंट एट हाफ पावर पॉइंट। ये वाला पावर पॉइंट नहीं है PPTX। हाँ, समझ में आया मेरे भाई? ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। सबको समझ में आ गया है ना? चलो देख लेना। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो ना, तो ऑफलाइन वीडियोस जा रहे हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चंस में। कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना? चलिए, तो अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताना कि कहां से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो चलिए। गेट 2017 का एक और क्वेश्चन है मेरे भाई, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो कैसे करेंगे। 2017 का है, 2 मार्क का क्वेश्चन। In the circuit diagram shown in the figure, S1 was closed and S2 was open for a very long time. S1 was closed and S2 was open for a very long time. यानी शुरू में S1 बंद था और S2 ओपन था।
और t इक्वल टू 0 पे S1 ओपन हो गया और S2 क्लोज हो गया। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा टाइम t इक्वल टू 5 माइक्रो सेकेंड पर। ठीक है, चलो बताओ। शुरू में S2 ओपन था, S1 क्लोज था, और बाद में क्या हुआ ये बताओ। तो मैं केस नंबर 1 केस नंबर 2 करके आपको एक एक करके बताता हूं कैसे करना है, ओपन कब है क्लोज कब है ना। ध्यान से देखना क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। तो जैसी सप्लाई लगेगी कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। तो t लेस देन 0 के लिए क्या कंडीशन है, और t इक्वल टू 0 के बाद t इक्वल टू 5 पे तो स्टेडी स्टेट रीच कर ही रहा है। तो देखो कैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पहली वाली कंडीशन में 3 वोल्ट का सप्लाई लग रहा है और स्विच क्या है ओपन। उसके बाद यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है जो कि ओपन हो जाएगा। जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा ओपन। और यहाँ पे एक 1 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। चलो ठीक है, S1 आपका ओपन हो गया और S2 आपका क्लोज हो गया। ये आपका क्लोज है, S1 ओपन है। ठीक है, चलो तो यहां से सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे भाई। कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, क्योंकि इससे तो कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट टू डीसी, तो ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, ओपन सर्किट होने का मतलब ये हो गया, डायग्राम में अब क्या बना, ये 1 ओम तो था यहाँ पर, ये 2 ओम, यहां से आपका कैपेसिटर है जो कि ओपन हो गया और ये 1 वोल्ट है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर कोई वोल्टेज बोले इनिशियली में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 1 वोल्ट ही तो बोलोगे इसके अक्रॉस। ठीक है, ये इनिशियल वोल्टेज हो गया VC0 दैट इज 1 वोल्ट। ये कब की कंडीशन है, t लेस देन 0 के लिए। तो 0 का मतलब यहाँ पे इनिशियल ही है मेरे लिए, 0 माइनस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, ये केस नंबर 1 हो गया। दिस इज केस नंबर 1 माय डियर फ्रेंड्स। ये क्या है केस नंबर 1। अब देखो समझना, केस नंबर 2 क्या है। मैं पेज ऐड कर दूं एक बार। केस नंबर 2 का मतलब है t इक्वल टू 0 और उसके बाद में क्या है, S2 क्लोज हो गया है और S1 ओपन हो गया, यही बोला है। तो कैपेसिटर तो क्या लेना देना, कैपेसिटर तो वापस ओपन हो जाएगा जैसे सप्लाई मिलेगी उसको। तो कैपेसिटर को तो फिर सप्लाई मिल गई, ये 3 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, और ये आपका ओपन, ये आपका हो गया 1 वोल्ट। ठीक है मेरे भाई, ये क्या हो गया 1 वोल्ट, ये ओपन है। कैपेसिटर एज इट इज 10 माइक्रोफैराड, ये यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 वोल्ट है। तो कैपेसिटर तो वापस ओपन की तरह काम करेगा, कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो करने दो, कोई मना थोड़ी है। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, ये 3 वोल्ट हो गया, 1 ओम 2 ओम 10 माइक्रोफैराड और ओपन। तो ओपन की तरह काम करेगा, तो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो डायग्राम कैसा हो गया 3 वोल्ट 1 ओम, अब ये हो गया आपका 2 ओम। ये कैपेसिटर ओपन हो गया, ओपन होने का मतलब है मैं यहां से वोल्टेज निकाल लूंगा, यहां से वोल्टेज निकाल लूंगा ना, VC इंफिनिटी दैट इज 2 अपॉन 2 plus 1 into 3 that is 3 to the 6 divided by 3 and answer is 2 volt. This is the answer. समझ में आ रही बात। ओके, दूसरी बात, अगर आपको कोई कहे आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे। अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि वोल्टेज की जो इक्वेशन है जो अब अभी आप लिखोगे थोड़ी देर बाद VCT, वो क्या लिखोगे V इंफिनिटी माइनस, ये तो लिखोगे V इंफिनिटी माइनस V इनिशियल e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, और टाउ क्या है R इक्विवेलेंट इनटू C। तो यहां से R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, रिमूव द कैपेसिटर एंड सेट ऑल द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज टू 0। तो 3 वोल्ट को 0 कर दो, ये हो गया 1 ओम, ये आपका 2 ओम, और यहीं से तो R इक्विवेलेंट निकालोगे। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया 2 into 1 अपॉन 2 plus 1, आपस में पैरेलल में,
आपस में पैरेलल में है, and if they are in parallel guys, it is 2/3 ohm, it is equals to 2/3 ohm. This is the value of R equivalent, this is the value of R equivalent, and what is C equivalent? तो R equivalent यहाँ पे क्या लिखोगे, R equivalent की वैल्यू लिख दोगे 2/3 और कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफेराड, तो ये हो गया बेटा 20/3 into 10⁻⁻⁶, ये टाउ की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, टाउ की, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ. Now VC infinity is 2 minus VC0 is 1 e to the power minus t upon, this is 20/3 into 10⁻⁻⁶, ये हो गया 2 minus 1 e to the power minus t upon 20/3 into 10⁻⁻⁶, ये VCT की वैल्यू है. और अगर आपको t इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड पे लगाना है तो VCT हो जाएगा 2 minus e to the power minus 5 into 10⁻⁻⁶ divided by 20/3 into 10⁻⁻�6. तो 5 3 या 15 divided by 20, आंसर इज 2 minus e to the power minus 3/4. कैलकुलेटर से निकालो, आंसर आएगा 1.5276 वोल्ट्स. ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया, ये कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया 5 माइक्रोसेकंड पर. आंसर कितना हो गया 1.5276 वोल्ट्स. दिस इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको समझ में आई बात? ये बहुत इजी सी काम थी, आप आराम से कर सकते थे. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लगा लो, एक और क्वेश्चन लगा लो 2018 का. मेरे भाई 2018 का एक और क्वेश्चन है, वो भी लगा लो. देखो लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन ऑफ गेट 2018 माय डियर फ्रेंड्स. 2018 का एक और क्वेश्चन है, देखो कैसे आएगा, देखो समझना बात. ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. देखो in the figure the RLC load is supplied by a 230 volt 50 hertz single phase source. The magnitude of the reactive power in volt ampere reactive supplied by the source will be, supplied by the source will be कितना होगा. ठीक है, चलो तो यहां पर क्या होगा, ये J आपको दे रखा 162.6, ये दे रखा 162.6 और ये दे रखा -J 230 दे रखा है, नहीं दे रखा है. हाँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, सॉल्व कैसे करेंगे. यहां पे मैं इंपेडेंस मान लूं, पहले तो इंपेडेंस कैलकुलेट कर लो ना, क्योंकि वो बोल रहा है रिएक्टिव पावर निकालनी. तो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे पावर के, एक्टिव पावर P, या ट्रू पावर या एवरेज पावर दैट इज VI cos phi. फिर आपने रिएक्टिव पावर पढ़ा होगा Q एंड दैट इज VI sin phi. फिर एपरेंट पावर पढ़ा होगा VI या P प्लस JQ, उसको बोलते हैं वॉट, इसको बोलते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यही पढ़ा होगा. चलो तो यहां से अगर मुझे करंट निकालना है मेरे भाई, तो Z भी तो निकालना पड़ेगा. तो I इक्वल टू V बाय Z करना पड़ेगा. तो V तो दे रखा है 230 एंगल 0 डिग्री, मुझे Z निकालना है पोलर फॉर्म में. Z किसमें निकालना है मेरे भाई, पोलर फॉर्म में कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, ध्यान से देखना आराम से. Z को तो ये R और L सीरीज में हो गए, बेसिकली ये JXL हो गया, ये R हो गया और ये माइनस JXC हो गया. तो Z कैसे निकालोगे, अगर आपको Z निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको Z निकालना है मेरे भाई तो आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखो. Z के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा दोनों सीरीज में. तो 162.6 प्लस J 162.6 इन पैरेलल विथ -J 230. तो हम इसको लिखेंगे 162.6 1 प्लस J इंटू -J 230 डिवाइड बाय प्लस J प्लस -J 230, ऐसा लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है. यहां से Z निकाल लो, आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी निकाल लो और आप चाहो तो पोलर फॉर्म में भी निकाल लो. ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, Z जो आएगा 277.634 minus J 144.916 is the value of Z. In the polar form it can be represented as 300.47 angle minus 22.485 degrees my dear friends, and this I can be given by V by Z. So V is what, 230 angle 0 degree and Z is what, 300.47 and angle is minus 22.485. So this is the magnitude of current guys and that is given by 0.765. Angle will become positive now. So this 0.785 अब लीडिंग है, ये लीडिंग है ना. ये I की RMS वैल्यू है मेरे भाई, ये V की RMS वैल्यू है और तुम्हें पता है ये V और I RMS ही होता है रिएक्टिव पावर में. तो 230 ये हो गया 0.765 और ये साइन फाई कितना है
22.485. This is the value. So you can get this answer is 67.29 volt ampere reactive. This is the answer. Okay, this is the reactive power Q. This is the reactive power Q, 67.29 volt ampere reacting. और आप ऐसा कह सकते हैं लीडिंग है क्योंकि फेज एंगल पॉजिटिव आ रहा है. आप ऐसा कर सकते हैं कि ये लीडिंग है क्योंकि फेज एंगल पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. चलो ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताना यार. कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना. ठीक है, तो अभी तक अगर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं कराए तो डाउनलोड करो, इसको सब्सक्राइब करो. 1 ईयर का प्लान परचेज करना है तो 27,225 में मिलेगा. 2 ईयर का प्लान परचेज करना है तो 24 मंथ का मिलेगा. और मैं तो कह रहा हूँ 100% सक्सेस चाहिए तो यार प्रमीत 10 कोड लगा दो मेरे भाई. प्रमीत 10 कोड लगा दो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. ठीक है, चलो थैंक यू गाइस. सो दिस इज प्रमीत लवास साइनिंग ऑफ राइट हियर राइट नाउ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी छोटी दिवाली एंड बड़ी दिवाली. थैंक यू सो मच.